हाँ तो दोस्त, कैसी हो दोस्त आज अपन पढ़ेंगे स्टूडेंट डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। चल रहा था ना अपना डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में। आज अपन पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट उससे आगे डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसलिए किस प्रकार से होता है इसको मैं डायग्राम के द्वारा आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा और इसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं। इसके बाद में प्रोटीन के फंक्शन क्या है वो पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। और प्रोटीन फंक्शन क्या है और प्रोटीन का डीनेचुरेशन किस प्रकार से होता है। रीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन का मतलब स्टूडेंट बॉन्ड का टूटना। अपने पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जिसमें 132 एमिनो एसिड लगे होते हैं मेनली। इसमें स्टूडेंट अपन क्या लेते हैं स्टूडेंट, बीटा मरकेप्टो, ये स्टूडेंट 8 है यानी 8 एम यानी 8 मिलीमीटर 8 ml यूरिया लेते हैं। बीटा मरकेप्टो एथेनॉल लेते हैं, मरकेप्टो HG को बोलते हैं, और एथेनॉल C2H5OH लेते हैं। अब इसका क्या करते हैं स्टूडेंट, रिडक्शन हो जाता है तो बॉन्ड होते हैं स्टूडेंट 4 सल्फाइड बॉन्ड, वो क्या हो जाते हैं स्टूडेंट SH थायो बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ के बाद स्टूडेंट ये तो इसका डीनेचुरेशन हो गया। कुछ समय बाद क्या करते हैं स्टूडेंट, इसी का रीऑक्सीडेशन हो जाता है और जो बॉन्ड लूज हुए कंप्लीटली लूज हुए वो फिर से क्या हो जाते हैं स्टूडेंट, एंजाइमेटिक एक्टिविटी या एयर या O2 के द्वारा इसको मिलता है। ऑक्सीडेशन नॉर्मली ऑक्सीजन के द्वारा होता है तो इसके बाद में क्या हो जाते हैं, फिर से ये नेटिव प्रोटीन में आ जाता है। यानी डीनेचुरेशन रीनेचुरेशन। डी का मतलब टूटना, री यानी जो आपके डीनेचुरेटेड प्रोडक्ट हुआ उसको दोबारा से गेन कर लिया। वो किसके द्वारा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एक एंजाइम का गुण होता है, मैंने बताया था आप क्लास देखे उसमें। अब यहाँ पर एयर और O2 द्वारा रीगेन हो जाती है। ये इसी प्रकार की प्रोसेस दोबारा सल्फाइड बॉन्ड बढ़ जाते हैं। हाइड्रोजन की कमी, सल्फाइड ही तो है, सल्फाइड सॉरी ऑक्सीडेशन ही तो है। तो यहाँ पर देखिए डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसमें देखिए स्टूडेंट ये एमिनो एसिड है जिसमें 124 एमिनो एसिड है, ठीक है, देख सकते हैं आप। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के अंतर्गत हम किसी फिजिकल कार्य के द्वारा या केमिकल कार्य के द्वारा प्रोटीन की जो सामान्य संरचना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 3 डिग्री तक करते हैं बात। 3 डिग्री ये सभी क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है, जिससे उनके बीच का जो सल्फाइड बॉन्ड होता है वो टूट कर SH बॉन्ड में, ठीक है, ये थायो इसमें SH बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये प्रक्रिया होती है वो रिडक्शन के द्वारा होती है, तो उसे डीनेचुरेशन प्रोसेस कहते हैं। देखिए नेटिव है, नेटिव मैंने कल ही बताया था। एनिमल टिश्यू और प्लांट का जो टिश्यू में प्रोटीन होता है उसे नेटिव प्रोटीन बोलते हैं। अब यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड की संख्या स्टूडेंट 4 होती है। कितनी होती है मेरे भाई, 4 होती है। 4 होती है। 124 एमिनो एसिड का एक पॉलीपेप्टाइड बनता है जिसमें 4 एमिनो एसिड रेसिड्यू की सिंगल पेप्टाइड चेन में 124 एमिनो एसिड की 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर होते हैं स्टूडेंट, इसलिए डाइसल्फाइड बॉन्ड इसमें होते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 8 m यूरिया यानी 8 ml यूरिया लिया, साथ में बीटा मरकेप्टो एथेनॉल लिया, तो अपनों ने इसका रिडक्शन कर दिया। जो डाइसल्फाइड बॉन्ड थे 1 2 3 4 चारों टूट गए दोस्त, चारों टूट कर SH बना लिए और डीनेचुरेटेड प्रोटीन हो गया। अब ये जो हुआ है स्टूडेंट, इसके कारण जो एंजाइम की एक्टिविटी लॉस हो गई। एंजाइम एक्टिविटी संक्रियण ऊर्जा समझे स्टूडेंट एक प्रकार की, यानी वह कम से कम ऊर्जा जो अभिकारक को प्रोडक्ट में बदलने के लिए क्या होती है स्टूडेंट, जरूरी होती है, न्यूनतम ऊर्जा हुई। तो इसी प्रकार एंजाइम एक्टिविटी होती है। जो एंजाइम है वो क्या करते हैं स्टूडेंट, प्रोडक्ट बनाता है। एंजाइम जुड़कर ही तो बनाता है, रिएक्टेंट के साथ एंजाइम जुड़ता है तो प्रोडक्ट बनाता है। तो वह रिएक्टेंट की वह ऊर्जा इसी प्रकार की संकीर्ण ऊर्जा कम से कम ऊर्जा होगी, ऑप्टिमम लेवल की ऊर्जा होगी जो प्रोडक्ट में बनने के लिए हेल्प करेगी। तो उसकी एंजाइम एक्टिविटी लॉस हो गई। इसके बाद एंजाइम एक्टिविटी लॉस ना हो तो फिर से ये क्या करेंगे, इसमें स्लो यानी धीमी प्रोसेस होती है। रीऑक्सीडेशन विद आउट यूरिया NH2 C डबल बॉन्ड NH2 ग्रुप की यूरिया होती है। उसके कारण क्या हो जाती है, ये जो इसकी एंजाइम एक्टिविटी लॉस हुई थी वो दोबारा से आ जाती है। एग्जांपल देखिए, एक एल्ब्यूमिन को कोगुलेट होने तक गर्म करने पर प्रोटीन की सेकेंडरी व टर्शियरी स्ट्रक्चर पूर्ण रूप से क्या हो जाती है,
डिस्ट्रॉय हो जाती है। एल्ब्यूमिन मतलब एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन, उसमें अपने योग बोलते हैं, वो क्या होता है स्टूडेंट, उसमें प्रोटीन होता है वो, और अपन उसको गर्म कर देते हैं तो उबला हुआ अंडा वो क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है, यानी प्रोटीन की संरचना क्या हो गई, विकृत हो गई। अब इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट, इसके बाद में लिखिए प्रोटीन में प्रेजेंट बॉन्ड वीक होते हैं, प्रोटीन के प्रेजेंट बॉन्ड वीक होते हैं, इसलिए प्रोटीन के डीनेचुरेशन के कारण निम्न है। यानी कौन कौन से कारक हो सकते हैं डीनेचुरेशन के। फर्स्ट लिखिए स्टूडेंट, पीएच में चेंज करने पर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स विघटित हो जाते हैं या डिसरप्ट हो जाते हैं। 2 नंबर लिखिए डिटर्जेंट्स, एग्जांपल लिखिए सोडियम डोडेसाइल सल्फेट है, डोडेसाइल का मतलब स्टूडेंट इसमें है कितने 12 कार्बन वाला, ठीक है, सल्फेट है और सोडियम मेटल है, ये क्या है स्टूडेंट, डिटर्जेंट है जो नॉर्मल हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के साथ इंटरफेयर करते हैं। यानी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन मैंने बताया आपको प्रोटीन में, ये बोला कि डिटर्जेंट होता है जिसमें सोडियम होता है, डोडेसाइल और सल्फेट होता है, वो क्या करते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के द्वारा ये बॉन्ड टूट जाते हैं। 3 नंबर लिखिए क्रेटिन नहीं लिखिए, सर्टेन रिएजेंट, एग्जांपल यूरिया एंड गुआनोडीन, हाइड्रोक्लोरोक्लोराइड जो प्रोटीन ग्रुप के बीच स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। ये होते हैं स्टूडेंट स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ये तो टूटते हैं। ये प्रोटीन को बॉन्ड कौन से बनाते हैं, यूरिया बनाता है, गुआनोडीन बनाता है, हाइड्रोक्लोरोक्लोराइड बनाता है, ठीक है, ये बनाते हैं। 4 नंबर लिखिए प्रोटीन को हीट करने पर मॉलिक्यूलर मोशन इन एरिया अराइज होता है, ठीक है। इसमें लिखिए जो प्रोटीन को हीट किया जाता है तो उसका मॉलिक्यूलर मोशन यानी जो अणु की गति है वो इंक्रीज हो जाती है। 5 नंबर लिखिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिनमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है विघटित हो जाते हैं। इसके बाद में लिखिए डीनेचुरेशन जनरली इरिवर्सिबल होता है बट सर्वल केसेस में रिवर्स भी हो जाता है। डीनेचुरेशन का रीनेचुरेशन या फोल्डिंग कहलाती है। डीनेचुरेशन का रिवर्स क्या कहलाता है, रीनेचुरेशन बोलेंगे इसको या रीफोल्डिंग बोलेंगे, एक ही बात है दोनों की, ठीक है। अब इसके बाद में लिखिए जब डीनेचुरेशन हीट द्वारा होता है तब रीनेचुरेशन कूल करने पर नहीं होता, नहीं ठंडा करने पर नहीं होता। अब इसके बाद में लिखिए रीनेचुरेशन की प्रोसेस एनीएलिंग कहलाती है। रीनेचुरेशन की प्रोसेस क्या कहलाती है, एनीएलिंग, ये बोलेंगे इसको, एनीएलिंग कहलाती है रीनेचुरेशन की प्रोसेस ऑफ रीनेचुरेशन। लिख देता हूं मैं, प्रोसेस ऑफ रीनेचुरेशन बोलेंगे दोस्तों, प्रोसेस ऑफ रीनेचुरेशन, प्रोसेस एनीएलिंग कहलाती है। ये हो गया आपके कौन सा, जो इसके कारण भी हो गए डीनेचुरेशन के। अब इसके बाद में अपन फंक्शन ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे स्टूडेंट, जो इम्पोर्टेंट है। फंक्शन ऑफ प्रोटीन हेडिंग डाल दीजिए, फंक्शन ऑफ प्रोटीन क्या डालेंगे, फंक्शन ऑफ प्रोटीन के फंक्शन क्या है देखिए। डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन प्रोटीन में देखिए स्टूडेंट, जो प्रोटीन के जो फंक्शन है वो क्या देखिए हेडिंग फंक्शन ऑफ प्रोटीन। इसमें फर्स्ट देखिए एंजाइमेटिक कैटालाइसिस, मैंने बताया एंजाइम हो वो कैटालाइसिस रिएक्शन होती है मैक्रोमोलेक्यूल के द्वारा,
यानी स्पेसिफिक मैक्रोमोलिक्यूल बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन दर्शाते हैं जिन्हें एंजाइम कहते हैं। और जो एंजाइम होते हैं एक स्पेसिफिक रिएक्शन के द्वारा क्या होते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होता है, जिसे ताला चाबी सिद्धांत अपनों ने पढ़ा हो। तो देखिए बायोलॉजिकल सिस्टम ऑल केमिकल रिएक्शन, बायोलॉजिकल सिस्टम ऑल केमिकल रिएक्शन स्पेसिफिक मैक्रोमोलिक्यूल्स के द्वारा कैटालाइज होती है, कैटालाइज होती है, ठीक है, कैटालाइज होती है, एंजाइम कहलाते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रेशन ऑफ CO2, CO2 का हाइड्रेशन, एंटायर क्रोमोसोम रेप्लिकेशन, संपूर्ण क्रोम का रेप्लिकेशन है वो भी एक एंजाइम के द्वारा होता है, ठीक है, राइबोन्यूक्लियस। अब यहाँ पर देखिए रेट कम से कम मिलियन फोल्ड द्वारा इंक्रीज हो जाता है, यानी रेट है इसे क्या करते हैं, मिलियन फोल्ड कर देता है ये कम से कम रेट में, और ये क्या कर देता है, इंक्रीज हो जाता है, एंजाइमेटिक कैटालाइसिस। ये हो गया फंक्शन ऑफ प्रोटीन फर्स्ट। दूसरा ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, अपनों ने पढ़ के लिया है, मायोग्लोबिन एक प्रकार की क्या स्टूडेंट प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है स्टूडेंट, इनमें मेटल होती है, मेटल जुड़ जाती है स्टूडेंट। ये देखिए मेनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयन स्पेसिफिक प्रोटीन द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन चाहिए स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट के लिए। एग्जांपल हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में इरिथ्रोसाइट्स पाई जाती है रेड ब्लड सेल के अंदर, तो वो उसमें O2 का ट्रांसपोर्ट इरिथ्रोसाइट में Hb के द्वारा किया जाता है। ब्लड में प्लाज्मा फेरस एटम के द्वारा, प्लाज्मा फेरस एटम के द्वारा। अब थर्ड नंबर कोऑर्डिनेटेड मोशन, थर्ड नंबर क्या है, कोऑर्डिनेटेड मोशन। इसमें देखिए स्टूडेंट कोऑर्डिनेटेड मोशन में जैसे मसल की गति होती है, सिनोवियल फ्लूइड भरा होता है जो एक प्रकार का प्रोटीन है, तो ये मसल की गति होती है, उसमें क्या होता है स्टूडेंट, प्रोटीन ही तो होता है, तो दो मसल की मूवमेंट के लिए क्या है ये आवश्यक है, प्रोटीन की वजह या फ्लूइड की वजह अपन इसको हिला पा रहे हैं। तो ये लिखा है मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन फिलामेंट के टू काइंड स्लाइडिंग मोशन के द्वारा ये होता है। ये हो गया स्टूडेंट अपना ये इस प्रकार से। अब अपन जब अब इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट, लिखिए इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट 4 नंबर मैकेनिकल सपोर्ट, 5 नंबर इम्यून प्रोटेक्शन। फंक्शन चल रहा है इसके बारे में लिखा दूं आपको, मैकेनिकल सपोर्ट और इम्यून प्रोटेक्शन क्या है, मैकेनिकल 4 नंबर मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट। 5 नंबर इम्यून प्रोटेक्शन, इम्यून प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन। 6 नंबर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, ये प्रोटीन के द्वारा ही होता है। जनरेशन, जनरेशन एंड ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स। और 7 नंबर स्टूडेंट, 7 नंबर देखिए, 7 नंबर है स्टूडेंट कंट्रोल ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, कंट्रोल ऑफ ग्रोथ एंड, ग्रोथ को कंट्रोल करता है एंड विभेदन क्षमता, एंड डिफरेंशिएशन, 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 ठीक है, डिफरेंशिएशन, TIA, ये हो गया। ये स्टूडेंट ये और बचते हैं इसके बाद में मैकेनिकल सपोर्ट बचता है, इम्यून प्रोटेक्शन बचता है, यानी अपना जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको प्रोटेक्ट करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स को उत्पन्न करना और उसको ट्रांसमिशन करना, यानी उसको सूचना को कम करना, ठीक है। कंट्रोल ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, इसके बारे में लिखिए स्टूडेंट। फर्स्ट लिखिए मैकेनिकल सपोर्ट,
प्रोटीन का फंक्शन चल रहा है, जिसमें अपन फर्स्ट लिख, इसके बाद में 4 नंबर लिखेंगे मैकेनिकल सपोर्ट। इसमें लिखिए स्टूडेंट स्किन एंड बोन्स की हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी जड़त्व वाला बोल सकते हैं, तनाव बोल सकते हैं, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ कोमा कोलेजन कोमा फिब्रस प्रोटीन की प्रेजेंस के कारण होती है। फिब्रस प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इसके कारण अपने स्किन और बोन्स की हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। इसके बाद में लिखिए इम्यून प्रोटेक्शन में आ जाइए, लिखिए एंटीबॉडीज कोमा हाईली स्पेसिफिक प्रोटीन होती है। एंटीबॉडीज हाईली स्पेसिफिक प्रोटीन होती है। यह फॉरिजन यानी विदेशी सब्सटेंसेस जैसे वायरस बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं और उनके साथ ऐड हो जाते हैं। प्रोटीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ के बीच में डिस्टिंग्विश यानी पहचान करता है, में विटल रोल या वायरल रोल प्रदान करता है। यानी वायरल यानी महत्वपूर्ण रोल बताता है कि ये क्या बताता है, प्रोटीन सेल्फ और नॉन सेल्फ यानी ये अपने शरीर का अंग है या नहीं है। जैसे आपके उसमें लाइसोजाइम होते हैं, उसमें भी तो एंजाइम सिक्रेट होते हैं जो एक प्रोटीन का ही पार्ट है। अब इसके बाद में लिखिए जीन जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। इसमें लिखिए स्टूडेंट नर्व सेल का रिस्पॉन्स स्पेसिफिक स्टिमुलाई से रिसेप्टर प्रोटीन द्वारा मीडिएट होता है या नियंत्रित किया जाता है। एग्जाम्पल लिखिए रेटिनल रोड कहाँ पाई जाती है आपके स्टूडेंट? रेटिनल रोड आपके आईज में पाई जाती है। सेल्स में रोडोप्सिन एक लाइट सेंसिटिव प्रोटीन होती है। लाइट सेंसिटिव प्रोटीन कौन सी है? रोडोप्सिन होती है। रिसेप्टर प्रोटीन्स कोमा स्पेसिफिक स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे एसिटाइल कोलिन द्वारा ट्रिगर हो सकती है। अब एसिटाइल कोलिन आपने नर्व इम्पल्स में पढ़ा होगा स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से, और जो नर्व की संरचना होती है जो उसमें संदेश भेजा जाता है तो ये एंजाइम कार्य करता है, ठीक है। और उनके जो बीच की है उसको आप सिनेप्स कहते हैं, पढ़ा है ना आपने। सिनेप्स दैट इज ए जंक्शन बिटवीन नर्व सेल्स, यानी जो दो नर्व सेल के बीच को जोड़ती है उसे सिनेप्स कहते हैं, जंक्शन होता है, ठीक है, या कड़ी होती है। अब इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट 7 नंबर कंट्रोल ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। इसमें लिखिए सेल के ऑर्डरली ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन के लिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कंट्रोल सिक्वेंशियल एक्सप्रेशन कोमा लिखिए एसेंशियल होता है। सेल के जीनोम का ओनली स्मॉल फ्रैक्शन एक टाइम पर एक्सप्रेस होता है। बैक्टीरिया में एलिमेंट कंट्रोल करने में रिप्रेशर प्रोटीन इंपॉर्टेंट होती है। एग्जांपल लिखिए स्टूडेंट नर्व ग्रोथ फैक्टर कोमा नेचुरल नेटवर्क्स के फॉर्मेशन को गाइड करता है। जो नर्व ग्रोथ है यानी जो वृद्धि करता है नर्व की, वो क्या करता है स्टूडेंट? फॉर्मेशन को गाइड करता है, नेटवर्क के फॉर्मेशन को गाइड करता है। न्यूट्रल सामान्यतः उदासीन नेटवर्क के फॉर्मेशन को गाइड करता है। दूसरा एग्जांपल लिखिए इंसुलिन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट? प्रोटीन्स होते हैं। इंसुलिन आपने पढ़ा होगा, अग्नाशय के जो
ग्लैंड्स है वो स्रावित करती है, ठीक है। थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। पैराथायरॉइड ये ग्रंथि होती है ना, थायराइड ग्रंथि, उस प्रकार से। अब इसके बाद में लिखिए इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स, इसमें लिखिए इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स। फर्स्ट इसमें लिखिए स्टूडेंट इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स में कलर रिएक्शन फर्स्ट टेस्ट होगा कलर रिएक्शन, यानी कलर रिएक्शन के लिए कौन से टेस्ट होंगे इसको मैं बता दूंगा कौन से टेस्ट होंगे, ये लिखिए। इसके बाद में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के लिए कौन सा होगा, देखिए स्टूडेंट कलर रिएक्शन टेस्ट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन टेस्ट। इसके बाद देखिए स्टूडेंट इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ प्रोटीन, ये लास्ट स्टूडेंट इसका इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ प्रोटीन। इसके बाद में जो प्रोटीन का माजरा वो फिनिश है। कलर टेस्ट, बायोरेट टेस्ट, नीनहाइड्रिन टेस्ट और कोगुलेशन रिएक्शन। ये एल्बुमिन के लिए स्टूडेंट, एल्बुमिन प्रोटीन एक में पाया जाता है, ये वायलेट कलर दे देगा स्टूडेंट, लेकिन इसमें अपन क्या डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कॉपर सल्फेट 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड, वायलेट कलर बता देगा। और ये 1 ml लीने हाइड्रेशन सॉल्यूशन में स्टूडेंट 1 ml प्रोटीन ऐड करते हैं और इसको हीट करते हैं तो वायलेट कलर दे देगा, अल्फा अमीनो एसिड बताता है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट 2 ml में 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस 10% कॉपर सल्फेट, वायलेट कलर आ जाएगा फॉर्मेशन करता ही, ये इंडिकेट करता है कि पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है आपके, ठीक है। नीनेहाइड्रिन टेस्ट, इसमें क्या करते हैं 1 ml नीनेहाइड्रिन सॉल्यूशन लेते हैं, 1 ml प्रोटीन सॉल्यूशन ऐड करते हैं उसमें और हीट करते हैं तो वायलेट कलर आ जाएगा और अल्फा अमीनो एसिड प्रेजेंट होगा। कोगुलेशन रिएक्शन में क्या करते हैं स्टूडेंट, अपन एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब ऐसी दिख रही होगी स्टूडेंट, ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के नीचे अपन हीट देते हैं, हीट देने पर 2% इसमें एसिटिक एसिड धीरे धीरे इसके सारे डाल देते हैं, एसिटिक एसिड डाल देते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH। इसमें बाद डालने पर एपेंडोसियंस, ठीक है, अपीयर होता है जो प्रोटीन के एल्बुमिन प्रेजेंस को इंडिकेट करता है, यानी धुएं निकलते हैं, धूमिल हो जाता है ये, तो प्रोटीन की प्रेजेंस को एल्बुमिन प्रेजेंस को बताता है। तो ये हो गया स्टूडेंट आपके प्रोटीन कंप्लीट पूरा। अब इसके बाद में अपने न्यूक्लिक एसिड आएगा जिसमें शुगर आएगी और डीएनए आएगा। डीएनए को अपन पढ़ेंगे यार, केमिस्ट्री ऑफ डीएनए पढ़ेंगे स्टूडेंट, थोड़ी बहुत पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ डीएनए, वैसे तो है स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। फिर आरएनए की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, डीएनए की पढ़ेंगे, उसके बाद स्टूडेंट आरएनए के टाइप आएंगे और उसके बाद में टीआरएनए आएगा, ये सारे टाइप आएंगे, ये खत्म हो जाएगा एक पार्ट। उसके बाद में बायो एनर्जेटिक्स, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये आएंगे, ये आपको करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम डेजी, ठीक है, आएगा स्टूडेंट, आएगा, अभी तो है थोड़ा वो बहुत है स्टूडेंट, इसको आपको ही करना पड़ेगा, करना पड़ेगा यार। एटीपी का सिंथेसिस किस प्रकार से होता है, ठीक है वो। इसके बाद में अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियोस आप देखेंगे, बहुत चाहिए अपने आने वाले 10 एक दिन में। ओके गाइस, बाय।